मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हमारे लोग ओबीसी के लोगों को यह बात बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर ओबीसी जाति के थे, उनको गाली क्या दी गई पता है? उनको कहा गया कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उत्सरा। इसका मतलब समझे? वो नाई जाति से थे, वो बाल बनाते थे, उनको गाली दी गई कि तुम मुख्यमंत्री के गद्दी पर क्या बैठोगे। पीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो गंगा में क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन, आवाज ठीक कर दीजिए जरा, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो तेल रिस गया पानी के जहाज से, आग लग गई। तो विवेकानंद झा नामक एक व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है तो गंगा में आग लगेगी, नहीं तो क्या होगा। तब बीपी मंडल ने खड़े होकर कहा कि देखो गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है ना, अभी इस आग को मुझे और लगाना है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले में हुआ और पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया, वहां पढ़ा रहा हूं। और एक मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र के अमरावती में खड़े होकर विचारों के एक रिश्ते पर बात करने आया हूं। मुझे लगता है ऐसे ही भारत का ख्वाब मानवर कांशी राम और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा होगा और उसको हम सार्थक कर रहे हैं। हमारा पुरखा कबीर लिखता है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाई। ये सारे लोग कौन बैठे हैं? जो कोई साधु बन गया, कोई महात्मा बन गया और दिन रात केवल इस मुल्क के 90% बहुजन आवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी मैंने कहा एक नारा ना कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। कांशीराम को मानने वाले लोगों, मानवर कांशीराम ने एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, नारा दिया था। उत्तर भारत में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और उसके पहले से लेकर उस समय तक एक नियम बना दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लैंड मिलेगी, सरकारी जमीन मिलेगी, और वो उसे तब तक नहीं बेच सकते जब तक डीएम की परमिशन ना हो, क्योंकि जिन्हें वोट ही नहीं डालने देते थे उनको जमीन रखने का हक देते क्या? वो सारे लोग उनकी जमीन हड़प लेते थे, कब्जा कर लेते थे। बड़ी मुश्किल से एक आपको नियम मिला कि अब आपकी जमीन कोई खरीद नहीं सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता। इस समय राम राज्य वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बदल दिया है कि अब डीएम की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 5 किलो अनाज, 500 रुपया, एक दारू की बोतल और उनके नाम अपनी जमीन अपने नाम लिखवा लो। आपके हक जो संघर्षों से हासिल हुए थे छीनने का काम कौन कर रहा है? राम राज्य वाली सरकार कर रही कि नहीं? मानवर कांशीराम को याद करना, क्या यह याद करना नहीं है कि आजादी के 75 साल बाद संविधान से जो हमें हासिल हुआ था वो एक एक करके छीना जा रहा है। लड़ाई लड़ेंगे कहां पर आखिर? मैंने पहले ही बात कही, शिक्षा आपके हाथ से छीन ली गई है। आप माने न माने, कुछ दिन बाद उसका असर दिखेगा। वो कैसे छीनी गई? वो शिक्षा सिलेबस बदल दिया। सिलेबस में केवल और केवल अंधविश्वास और पाखंड पढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान लाया है कि सरकारी पैसे से हर जिले पर अखंड रामायण का पाठ होगा। और इस देश में उसी रामचरितमानस में जब यह सवाल पूछा गया कि जे बरनादम तेल कुम्हारा सुपचकरात कोल कलवारा और पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, और ये सारी दोहे चौपाइयां जो लिखी गई हैं ये इन जातियों का अपमान करते हुए लिखी गई हैं। तो ये सवाल पूछने वालों को कहा गया कि नहीं कि वो हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई, तुम्हारा हिंदूपन हमारी जाति को गाली देकर होता है क्या? और ये सवाल पूछ दिया तो सबके ऊपर केस मुकदमा हुआ ना। सरकार आप चुनते हैं मंदिर, मस्जिद और धर्म का काम करने के लिए, या सरकार आप चुनते हैं शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए? ये काम करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हर जिले को हम लाखों रुपए देंगे कि वो अखंड रामायण का पाठ कराएगी। बताइए, आपके सपनों का भारत बन रहा है क्या? ये डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के सपनों का भारत बन रहा है क्या? हमारे आंख के सामने से संविधान से जो हासिल हुआ था वो सब तबाह कर दिया गया है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं आपसे। अब शिक्षा केवल उसी के बच्चे को मिलेगी जिसके जेब में पैसा होगा। सरकारी स्कूल बर्बाद, 40% एजुकेशन ऑनलाइन मोड पर है। यह है राम राज्य क्या? जी हां साहब, यही है मनुस्मृति का राम राज्य।
शूद्र पढ़ेगा नहीं। मैं मिथकों को नहीं मानता, लेकिन वो मिथकों को पूजते हैं तो हम काउंटर नैरेटिव में मिथकों से सवाल पूछते हैं। अगर इस देश में जब तक द्रोणाचार्य जिंदा रहेगा तब तक हम पूछेंगे कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था। जब तक इस देश में राम के नाम पर सियासत होगी तब तक हम पूछेंगे कि तुम्हारे ग्रंथों में शंभू का गला क्यों काटा गया था। जब तक इस देश में सांस्कृतिक इतिहास को बनाया जाएगा तब तक हम पूछेंगे कि तुम्हारी मनुस्मृति क्यों कहती है कि महिलाओं को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए। शिक्षा से वंचित शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। लाओ, अब नए रूप में मनुस्मृति लागू हो गई, संविधान लागू है, एजुकेशन इतनी महंगी कर दो कि शूद्रों और जो है महिलाओं के वहां पर पढ़ने का मौका ही खत्म हो जाए। बताइए, ये गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आपके जिले के सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं कि नहीं? आपके जिले के डिग्री कॉलेज बर्बाद हो चुके हैं कि नहीं? जो नहीं बर्बाद हुए उसके लिए बर्बाद कैसे किया गया है? आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क में क्या नियम बनाया? तो इस समय इस देश में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगले 15 से 20 साल में उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत घटाकर 15,000 कर दिया जाएगा। यह है राम राज्य। इस देश में नई शिक्षा नीति कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नारा यह दिया गया, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और जब हाथरस की बेटी को आधी रात को पेट्रोल डाल करके जला रहे थे, किसी हिंदूवादी संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। कहां गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? आज CUET है। मैं एक और बात आपसे कह रहा हूं, CUET का मतलब समझते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको टेस्ट देना होगा 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने का, और लेटेस्ट डेटा यह कहता है कि 80% तक जो लड़कियों के एडमिशन होते थे वो गिर गए। यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ने सबसे पहले किसको बाहर किया एजुकेशन सिस्टम से? लड़कियों को। सबसे पहले बाहर किसको किया? SC ST OBC के घरों से आने वाले फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चों को। शिक्षा खत्म। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क ने आपके हाथ से आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली। नंबर 1, हासिल हुआ था हमें शिक्षा, इसलिए शिक्षा थी तो शेरनी के दूध की तरह हम आंख में आंख डाल करके पूछते थे, बताओ फकीर, तुमने नारा दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। अगर मैडम बुलेट ट्रेन चली होती तो हम लोग हवाई जहाज की बजाय दिल्ली से अमरावती बुलेट ट्रेन पर बैठ के आ जाते। मैंने आज रात में ख्वाब देखा कि मैं बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आया हूं, उसमें पिछली बोगी में 2 करोड़ नौकरियां भी थी, उसमें 15-15 लाख रुपया भी था, कुछ स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव भी था, नोटबंदी के फायदे गिनाने वाली फाइल भी थी, GST को कैसे देश में क्रांतिकारी बनाया गया उसके दस्तावेज भी थे, तमाम कागज का वो सारी चीजें थी। पिछली बोगी में काला धन भी था, और यहां नागपुर तक आते आते पता नहीं वो ट्रेन नागपुर के किसी मुख्यालय में चली गई क्या, जो राजनीतिक संगठन होने की बजाय सांस्कृतिक संगठन कहता है। न 2 करोड़ नौकरी, न रोजगार, न 15 लाख, न नोटबंदी का फायदा। फकीर क्या बोला था? 100 दिन मुझे दे दो, मैं काला धन ले आऊंगा। आपको झूठ बोला कि नहीं बोला? 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाओगे आ जाऊंगा। आप चौराहा धो पोछ कर साफ करते रहे, फकीर आया ही नहीं। हमारा क्या है जी? मैं नारा दे रहा हूं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पहले रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, शिक्षा बेच दी, आपके बच्चों का रोजगार जहां रिजर्वेशन लागू था वो सारा रेलवे सबसे ज्यादा, बाबू जगजीवन राम तो उस समय थे जिन्होंने 4th ग्रेड के सबसे ज्यादा कर्मचारी भरे थे इस देश में, और उन सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया। बैंक बेच रहा है, बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, और सब कुछ बेचने के बाद उसको आप क्या दोष दोगे? उसने पहले ही भाषण में बोल रखा है, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। सवाल तो हमसे और आपसे पूछा जाएगा, वो झोले में क्या क्या भर के ले जा रहा है? 75 साल में जो हमने हासिल किया था वो सब उस फकीर के झोले में चला गया है, जिसने अपने दोस्त अंबानी और अडानी को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बनाया और गैर बराबरी पैदा कर दी।
मानवर कांशीराम, डॉक्टर अंबेडकर बराबरी का भारत बनाने वाला ख्वाब देखते थे। भारत का संविधान कहता है, समाजवादी आंदोलनों का नारा 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। और इस समय ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है अमरावती के लोगों, इस बात को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। इस मुल्क के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 50% लोगों के पास केवल 3% पूंजी है। और अगर उसको बढ़ा दें मानवर कांशीराम के बहुजन वाली टर्मिनोलॉजी में, तो 90% आवाम 5% पर गुजारा करने को मजबूर है। और इस देश के 3 से 5% लोग पूरे देश के 90 से 95% शिक्षा, रोजगार, जमीन, पूंजी सब कुछ कब्जा कर लिए हैं। और हमारे आपके बच्चों के हाथ में 75 साल बाद कुछ भी बचेगा नहीं। मानवर कांशीराम कहते थे, सामाजिक न्याय नहीं चाहिए मुझे। मानवर कांशीराम कहते थे, न्याय तो मांगा जाता है, मुझे सामाजिक परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन का कारवां रुक गया। अफसोस बम सिर्फ टुकड़ों में बट गया। कुछ कड़वी बातें केवल इशारे में करूंगा, केवल इसलिए कि नागपुर करीब है। आप समझिए, इशारा समझिए। जो देश तोड़ रहा है वो एकजुट है। हम सब लोग क्यों बट गए? मानवर कांशीराम ने अभी इंदू जी जब बोल रही थी, उन्होंने कहा ना कि 3743 ओबीसी की जातियां, 6743 सारी जातियां मिलकर के जाति नहीं जमात बनाने का काम उन्होंने किया था। ओबीसी, एससी, एसटी सबको जोड़ने, माइनॉरिटी को जोड़ने का काम किया था। और आज उनके सपनों के भारत में क्या है साहब? हमारे लोग हमारे अपने लोगों से डरते हैं और आलोचना करते हैं। अभी ये आयोजक लोग कह रहे थे कि भाई बड़ा माहौल खराब है, तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा था सर। वो एक आदमी अपने बच्चे के साथ एक गधे को लेकर के कुछ सामान लेकर गांव से गुजर रहा था। गांव वाले बोले कि भाई ये जो है बड़ा मूर्ख आदमी है, गधा साथ में है फिर भी उस पर सामान नहीं लादा हुआ है। तो सामान रख दिया। फिर कुछ दूर गया, अगले गांव में बोले कि भाई बड़ा मूर्ख आदमी है, बच्चा पैदल, छोटा बच्चा पैदल चल रहा है, उसको जो है बाप को शर्म नहीं आ रही। बाप ने बच्चे को गधे की पीठ पर बिठा दिया। अगले गांव में गया, गांव वाले बोले बड़ा नालायक बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पर चल रहा है। उसने बेटे को उतार दिया, बाप बैठ गया। अगले गांव में गया, गांव वाले बोले कितना नालायक बाप है, बेटा पैदल चल रहा है। अगले गांव में जाते जाते तीनों बैठ गए गधे पर। गांव वाले बोल रहे हैं कैसे जालिम लोग हैं, गधे की जान ले लेंगे, तीनों बैठ गए उस पर। समाज है भाई, कुछ भी कहेगा। इस समाज का काम है कहना, हमारा काम है अपनी चीजों को जोड़ने की बात करना। हमारे पुरखों ने लोगों को जोड़ा था। हम कुछ उन कहने वालों पर बात, और आधा तो ये वो विपक्षी आपको समझाते हैं भाई ओबीसी वालों, ओबीसी में सबसे ज्यादा हक यादव, कुर्मी, कोयरी ने ले लिया। हम सब कहे हाँ यार ये सारे लोग हमारा हक ले लिए, अब हम ओबीसी छिटक जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोगों कहीं महारों ने ले लिया, कहीं जाटवों ने ले लिया, अब बाकी लोग नाराज हो गए। कोई आंकड़ा नहीं देता है। इसलिए इस देश के ओबीसी प्रधानमंत्री को अमरावती से मेरा एक कहना है, चलो मैं नहीं मानता कि तुम कितने बड़े ओबीसी प्रधानमंत्री हो, जब चुनाव आता है तो तुम्हें ओबीसी नजर आती है, और 8-9 साल हो गया तुम्हें प्रधानमंत्री रहते, तुमने आज तक मंडल कमीशन को लागू करने की बात छोड़ो, तुमने मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। वो मंडल कमीशन जिसके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन करने वाले नायक का नाम है मानवर कांशीराम, और नारा दिया था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम ने ओबीसी को जोड़ा था। मानवर कांशीराम ने चमचा युग में लिखा कि ओबीसी को कैसे जोड़ना है। इसलिए मुझे याद आता है, आइए एकजुटता की बात करें। कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहेंगे। वो क्या बोले? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलकर काम करना चाहते थे, और बाद में चल करके जब इस मुल्क में आजाद भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने कहा कोई बड़ा छोटा नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। इस देश में जैसे ही मानवर कांशीराम एक नई परिभाषा दे रहा हूं, शायद आप लोग इससे सहमत होंगे, बड़ा शांति थी इस मुल्क में। लेकिन वही 1980 का दौर है जब इस मुल्क में पहली बार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बीच से लीडरशिप पैदा हो रही है। मानवर कांशीराम इस देश में लोगों को जगा रहे हैं। उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन, और वहां से कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बात बोल दूं और,
हमारे लोग ओबीसी के लोगों को यह बात बताइएगा, कर्पूरी ठाकुर ओबीसी जाति के थे, उनको गाली क्या दी गई पता है? उनको कहा गया कि कर्पूरी कर्पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। इसका मतलब समझे? वो नाई जाति से थे, वो बाल बनाते थे, उनको गाली दी गई कि तुम मुख्यमंत्री के गद्दी पर क्या बैठोगे। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो गंगा में क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन, आवाज ठीक कर दीजिए जरा, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो तेल रिस गया पानी के जहाज से, आग लग गई। तो विवेकानंद झा नामक एक व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहा कि एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है तो गंगा में आग लगेगी, नहीं तो क्या होगा। तब बीपी मंडल ने खड़े होकर कहा कि देखो, गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है ना, अभी इस आग को मुझे और लगाना है। और उस आग को लगाने का काम किया था मान्यवर कांशीराम ने। वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से एसपीडीएम। मान्यवर कांशीराम इस नारे में एसपीडीएम बनाने का काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो कोई फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे थे। इस देश में हीरा चोर लंदन भाग गया, मौज मस्ती कर रहा है, और खीरे के आरोप में एक बूढ़ा व्यक्ति जो विदेश से भी ऑपरेशन करा के आया, लालू प्रसाद यादव, उस पे ईडी और सीबीआई का छापा मारा जा रहा है। ये संघी सबसे ज्यादा उससे डरते हैं, पहले कांशीराम से डरते थे और आज लालू प्रसाद यादव जैसे लोग से डरते हैं जो आरएसएस से कभी समझौता नहीं करते। जो समझौता नहीं किया उन लोगों ने मान्यवर कांशीराम को ऑफर दिया, राष्ट्रपति बना देते हैं। मान्यवर कांशीराम ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति बनने पर क्या होता है 2017 में आपने देख लिया ना, थे ना राष्ट्रपति। मैं जानता हूं राष्ट्रपति होने पे कोई केआर नारायणन भी होता है, जिसने हक से कहा, जितने एससी एसटी विरोधी कानून आए थे उसको रोका केआर नारायणन ने, लेकिन कुछ लोगों को केवल कुल्हाड़ी की बेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और तब मैं वो एक जुड़ने का सूत्र खोज रहा हूं एससी एसटी ओबीसी के लोगों। इस आजाद भारत में जैसे ही एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप डेवलप होती है, उस समय उन्होंने क्या किया? राम मंदिर आंदोलन, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाया। आगे आगे कौन गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सबसे ज्यादा ओबीसी। बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहला हथौड़ा चलाने वाला कौन था? आपके गुजरात में जब गुजरात दंगा हुआ तो पोस्टर बॉय बनने वाला एक मोची था। उसके पहले जो बाबरी मस्जिद पर गया हथौड़ा चलाने, वो मथुरा का रहने वाला एक ओबीसी था। और 10 साल बाद जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे आंदोलन से, दंगे से तुम्हें क्या हासिल हुआ, उन्होंने कहा हमारा परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया। और उस दंगे से, बाबरी मस्जिद विध्वंस से, गुजरात के दंगे से उन्होंने यह हासिल किया कि आज वो पूरे संविधान को खत्म करने के लिए सत्ता में बैठे हैं। हमारे लोगों ने क्या हासिल किया? केवल हम इस्तेमाल हुए। मैं याद कर रहा हूं अपने पुरखों का इतिहास। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस कांशीराम को मैं याद कर रहा हूं जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर कर दिया था।